गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ बेटा, प्रियंका आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। ओके। तो बेटा आपने बुक ले ली? नो सर। अभी नहीं ली बेटा? नो सर। आप कौन से गांव से हो? सर। बावल से हो? सर आज। अजरका नो से हो? सर। अच्छा अच्छा। यस ठीक है बेटा, ठीक। तो बुक ले लो बेटा, आप स्कूल के अंदर मिल रही हैं बुक आपको। सर। यस सर। हाँ, ग्रुप में एक नंबर भी जारी किया गया था ना, संदीप का। तो वो शायद बुक सेलर का नंबर है, आप एक बार टैली कर लें वहाँ से। अब ये लड़कियां, बाकी आपकी क्लास के बच्चे कम ज्वाइन होते हैं, क्या बात है पता नहीं इनको। संगीता मैम से बात हुई थी मेरी कल, तो वो ये कह रहे थे कि भाई 5-4 बच्चे आते हैं, 5 या 6 बस, इससे हद से ज़्यादा नहीं आते। तो बेटा ध्यान रखिएगा, क्लास को टाइम से आप ज्वाइन किया करो। ओके सर। हाँ बेटा। और आपको कोई भी पीछे का टॉपिक में कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो वो भी पूछ लिया करो। और अपना इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर आप टॉपिक बेस से नोट्स बनाना चाहते हो, नोट्स बना लो। और अगर आप जैसे आज के समय में बेटा यूट्यूब पर भी या फिर गूगल पे आप सर्च करके देखते तो बहुत से नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम में इंग्लिश में जैसे भी देखना चाहो, तो वो भी आपके काम आ सकते हैं, वहाँ से देख के भी लिख सकते हैं। एक सीबीएसई गाइड नाम से एक ऐप आता है बेटा, उस पे भी अवेलेबल होते हैं, उस पर पीडीएफ मिल जाती हैं। सीबीएसई गाइड नाम से एक ऐप आता है बेटा, यस सर। आपने देखा है? हाँ। यस सर। हाँ तो बेटा उस पे देखना आप, क्लास जो भी सब्जेक्ट आप ओपन करना चाहो कर सकते हो उसमें। और उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखने, एक्स्ट्रा देखने, वेरी शॉर्ट देखने, जैसे भी देखना चाहो वैसे ही आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। और वहाँ से करना बहुत आसान रहता है, साफ साफ बिल्कुल प्रिंटेड होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बेटा यहाँ पे कुछ पूछना है तो पूछिए बेटा प्रियंका। नो सर। ओके। आपके बेटा भाई बहन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सर एक 11th में है और 7th। अच्छा, एक 7th में पढ़ता है। तो 7th वाला बच्चे का क्या नाम है? क्रिस्टन। क्या? मीनू नाम है सर। अच्छा मीनू है, अच्छा। ठीक है ठीक है। और +1 में कौन है? सर +1 में नहीं है, 10th में है। अच्छा 10th क्लास में, वो कौन है, क्या नाम है उसका? सर उसका नाम तेजिंदर है। विजेंदर, अच्छा बेटा ठीक। तो हम यहाँ से अपना टॉपिक शुरू करेंगे बेटा, 89 पेज पे निकालिएगा, यहाँ तक का हमने पढ़ाया था कल। इसमें देखिए, इन द फर्स्ट क्रूसेड, प्रथम धर्म युद्ध जो है 1098 से 99 ईस्वी में हुआ। सोल्जर्स फ्रॉम फ्रांस एंड इटली कैप्चर्ड एंटियोक इन सीरिया। फ्रांस और इटली के सैनिकों ने एंटियोक, जो कि सीरिया में पड़ता है, वहां तक का क्षेत्र उन्होंने कब्जा लिया एंड क्लेम्ड जेरूसलम, और उन्होंने जेरूसलम पर भी दावा कर दिया। देयर विक्ट्री वाज अकम्पनीड बाय द स्लॉटर ऑफ मुस्लिम्स, और उनकी जीत के साथ ही मुस्लिमों के साथ में मुस्लिमों का नरसंहार शुरू हो गया, उनको बड़ी संख्या में मारा जाने लगा। एंड जीव्स इन द सिटी, और यहूदियों को भी मारा गया, क्रॉनिकल्ड बाय बोथ क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स। और इस तरह की जानकारी जो है ईसाई और मुस्लिम दोनों ही धर्म ग्रंथों के अंदर से मिल जाती है। मुस्लिम राइटर्स रेफर्स टू द अराइवल ऑफ क्रिश्चियंस कॉल्ड फिरंगी। यहाँ पर जो मुस्लिम लेखक हुआ करते थे वो क्रिश्चियंस को फिरंगी के नाम से बुलाते थे, एज ए फ्रैंकिश इन्वेशन। वो ये मानते थे कि ये फ्रैंक लोगों का अभियान है, ये आक्रमण है। फ्रैंक क्विकली एस्टेब्लिश्ड 4 क्रूसेडर स्टेट्स इन द रीजन ऑफ सीरिया पैलेस्टाइन। सीरिया और फिलिस्तीन के अंदर जो फ्रैंक लोग थे उन लोगों ने
4 छोटे-छोटे राज्य वहाँ पर कायम किए जो कि धर्म के आधार पे बनाए गए थे। कलेक्टिवली उन्हें सामूहिक रूप से दीज़ टेरिटरीज़ वर नोन एज़ आउटर रिमर द लैंड ओवरसीज़। इन इन क्षेत्रों को आउटर रिमर राज्य कहा जाता था जिन्हें हिंदी में समुद्र पारीय भूमि के नाम से जानते थे। लेटर क्रूसेड्स वर डायरेक्टली एट इट्स डिफेंस एंड एक्सपेंशन। और बाद में जो धर्म युद्ध हैं वो रक्षा की दृष्टि से भी और फैलाव की दृष्टि से दोनों तरीके से उनको डायरेक्ट किया गया था। आउटर रेमा सर्वाइव्ड वेल फॉर सम टाइम। आउटर रेमर साम्राज्य जो था वो कुछ समय के लिए बना रहा, बट व्हेन द तुर्क्स कैप्चर्ड एडेसा इन 1144, लेकिन जब 1144 में तुर्क लोगों ने एडेसा शहर पर कब्जा कर लिया, एन अपील वाज मेड बाय द पॉप फॉर सेकंड क्रूसेड। तो उस समय पोप के द्वारा 1145 से 49 के दौरान दूसरे धर्म युद्ध के लिए आग्रह किया गया। एक कंबाइंड जर्मन एंड फ्रेंच आर्मी मेड एन अटेम्प्ट टू कैप्चर डेमस्कस। एक जर्मन और फ्रांस की दोनों की मिली-जुली सेना ने दमस्कस शहर को अब कब्जाने का प्रयास किया, बट दे वर डिफीटेड एंड फोर्स्ड टू रिटर्न होम। और लेकिन वो हार गए और उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया गया। आफ्टर दिस देयर वाज ए ग्रेजुअल इरोजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आउटर रेमर। और धीरे धीरे आउटर रेमर साम्राज्य की जो शक्तियां थी वो कम होने लगी। क्रूजेडर zeal gave way to living in luxury and to battles over territory among the Christians rulers। यहाँ पर जो क्रूसेडर झील के बारे में बताया गया है कि ये बहुत ही आरामदायक जीवन उस समय जिया करते थे, एंड टू बैटल ओवर टेरिटरी, और विभिन्न क्षेत्रों के लिए युद्ध भी लड़ा करते थे, अमोंग द क्रिश्चियन रूलर्स। और किसके साथ लड़ते थे? ईसाई शासकों के साथ में लड़ते थे। सलाह अल दीन, जिसे सलादीन कहा जाता था, क्रिएटेड एन इजिप्टो सीरियन एम्पायर। उसने इजिप्ट से लेकर सीरिया के क्षेत्र तक साम्राज्य स्थापित किया, एंड गेव द कॉल फॉर जिहाद, और उसे नाम दिया जिहाद का, और ए होली वार अगेंस्ट द क्रिश्चियंस। और ईसाइयों के विरुद्ध उसने एक धर्म युद्ध या पवित्र युद्ध का नाम इसका रखा, और आग्रह किया लोगों से मोटिवेट करने के लिए, जुड़ने के लिए। एंड डिफीटेड देम इन 1187, और 1187 में उन्हें हरा दिया गया। ही रिगेन जेरूसलम, उसने दोबारा से जेरूसलम को प्राप्त किया। नियरली ए सेंचुरी आफ्टर द फर्स्ट क्रूसेड, पहली सदी के लगभग एक सदी के बाद इन्होंने क्या किया? इस जेरूसलम को दोबारा से जीत लिया। रिकॉर्ड ऑफ द टाइम इंडिकेट दैट द सलाह अल दीन ट्रीटमेंट ऑफ द क्रिश्चियंस पॉपुलेशन वाज ह्यूमेन। और यहाँ पर ये बताया गया है, इस तरह का लेखन उपलब्ध है, इस तरह के विवरण उपलब्ध हैं कि सलाह अल दीन ने जो ईसाइयों के साथ जो व्यवहार था उसका, वो बहुत ही दुष्टतापूर्वक था, बहुत उन्हें तंग किया गया। इन मार्क्ड कॉन्ट्रास्ट टू वे इन विच क्रिश्चियंस हैड earlier डील्ट विद मुस्लिम्स एंड जीव्स। और इसके तुलना अगर की जाए तो जो क्रिश्चियंस हैं और जो मुस्लिम्स हैं, उन लोगों के साथ या यहूदियों के साथ जो क्रिश्चियंस का व्यवहार था वो काफ़ी कड़वाहट भरा था। लेकिन इसका व्यवहार बताया गया है कि सलाह अल दीन का व्यवहार इतना ज़्यादा कड़वा नहीं था। ऑल्दो ही गेव कस्टडी ऑफ द चर्च ऑफ द होली स्पल्चर टू द क्रिश्चियंस, उसने यहाँ किया कि चर्च के अंदर यहाँ पर कुछ जो धार्मिक नेता हुआ करते थे उन्हें भी जो चर्च से जुड़े हुए थे उन लोगों को भी शरण प्रदान किए। नंबर ऑफ चर्चेज वर टर्न इनटू मॉस्क्यू, उस समय पर बड़ी संख्या के अंदर चर्चों को और मस्जिद का रूप दे दिया गया। जेरूसलम वंस अगेन बिकेम ए मुस्लिम सिटी, और इसके साम्राज्य के दौरान जेरूसलम एक दोबारा से मुस्लिम शहर बन गया, क्योंकि इसका इतना कड़वाहट भरा व्यवहार तो नहीं था, लेकिन इसने बाद में उनके साथ बहुत ज़्यादा सख्ती दिखाई। द लॉस ऑफ द सिटी प्रॉम्प्टेड ए थर्ड क्रूसेड इन 1189, और 1189 के अंदर एक तीसरा जो धर्म युद्ध के लिए प्रोत्साहन दिया गया, और उसका बड़ा नुकसान हुआ। बट द क्रूसेडर गेन लिटिल एक्सेप्ट फॉर सम कोस्टल टाउन इन पैलेस्टाइन, लेकिन धर्म युद्ध लड़ने वालों को केवल फलस्तीन के तटवर्ती इलाकों के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। फ्री एक्सेस टू जेरूसलम
फॉर क्रिश्चियन पिलग्रिम्स, और जो ईसाइयों के लिए पवित्र धार्मिक शहर जेरूशलम था वहां तक की पहुंच उन्हें मिल चुकी थी, उनकी परमिशन उन्हें मिल चुकी थी। द मामलुक द रूलर्स ऑफ इजिप्ट, मामलुक जो कि इजिप्ट के अंदर यानी मिस्र के शासक हुआ करते थे, फाइनली ड्रो द क्रूसेडिंग क्रिश्चियंस फ्रॉम ऑल ऑफ द पैलेस्टाइन इन 1291। उन्होंने क्या किया, सभी ईसाइयों को जो कि धर्म युद्ध में शामिल थे, उन्हें 1291 में फिलिस्तीन से क्या किया गया, क्रिश्चियंस फ्रॉम ऑल ऑफ द पैलेस्टाइन इन 1291। उन्होंने अंतिम रूप से जो युद्ध करने वाले जो भी लोग इसके अंदर चर्च यानी ईसाई लोग शामिल थे, तो उन्हें 1291 तक फिलिस्तीन से बाहर कर दिया। यूरोप ग्रेजुअली लॉस्ट मिलिट्री इंटरेस्ट इन इस्लाम, और धीरे धीरे करके यूरोप का सैन्य जो अभियानों के अंदर उसकी रुचि घटती गई। फोकस्ड ऑन इट्स इंटरनल पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, और उसका राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास पर अधिक ध्यान रहा, यानी अब इन्होंने युद्ध लड़ना छोड़ दिया। द क्रूसेड्स लेफ्ट ए लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन टू एस्पेक्ट ऑफ क्रिश्चियन मुस्लिम रिलेशंस। इन धर्म युद्धों का एक बहुत ही बड़े दो पहलू सामने आते हैं, जो कि क्रिश्चियंस का और मुस्लिम के आपस में संबंध से काफी कुछ बदलाव आया। तो क्या क्या बदलाव हुए थे वो देखिएगा। वन वाज द हार्शर एटीट्यूड ऑफ द मुस्लिम स्टेट टुवर्ड्स इट्स क्रिश्चियन सब्जेक्ट which resulted from the bitter memories of the conflict as well as the need of the security in area of mixed population। और यहाँ पर ये बताया गया कि मुस्लिमों का जो कट्टर व्यवहार था, मुस्लिमों का कट्टर व्यवहार जो था ईसाइयों के प्रति, तो इससे इसका परिणाम ये हुआ कि जिन क्षेत्रों में मिक्स्ड पॉपुलेशन रहती थी, मुस्लिम भी रहते थे और ईसाई लोग भी रहते थे, तो वहाँ पर नीतियाँ बनाने में बड़े मतभेद सामने आए। द अदर वाज द ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑफ इटालियन मर्केंटाइल कम्युनिटीज, और यहाँ पर जो इटली से आई हुई कुछ जनजातीय समुदायों का बड़ा भारी प्रभाव था। फ्रॉम पीसा, जेनोवा एंड वेनिस, जो कि पीसा और जेनवा और वेनिस के नाम से जाने जाते थे। इन द ट्रेड बिटवीन द ईस्ट, जो कि पूर्व के देशों के साथ में व्यापार करते थे, एंड वेस्ट इवन आफ्टर द रेस्टोरेशन ऑफ मुस्लिम पावर, और मुस्लिमों की शक्ति को संगठित करने के बाद में भी ऐसा चलता रहा। द पोप ऑर्डर टू सेरेमोनियल ग्रांटिंग ऑफ द क्रूसेस दोज हु हैड स्वर्न टू फाइट। पोप ने आदेश दे दिया था कि भाई ये हमारा अनुष्ठान है एक तरह से कि अपने क्रॉस को बचाने के लिए और अपनी तलवार को अपने हाथ में लेकर के हमें लड़ना होगा। अब इससे आगे देखिएगा बेटा, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एंड अर्बनाइजेशन। Agriculture was principal occupation of settled population in the newly conquered territories। नए जीते हुए क्षेत्रों में कृषि जो है प्रमुख व्यवसाय होता था, क्योंकि व्यवस्थित रूप से जनसंख्या वहां बसी हुई थी। इस्लामिक स्टेट हैड नो चेंज इन दिस। मुस्लिम राज्य के अंदर इस दौरान कोई बदलाव नहीं किया गया। लैंड वाज ओन्ड बाय बिग एंड स्मॉल पीजेंट्स, जमीन बड़े और छोटे किसानों के पास रहती थी। इन सम केसेस, कभी कभी ऐसा भी होता था, बाय द स्टेट इन इराक एंड ईरान, जैसे इराक और ईरान के अंदर राज्य के अंदर होता था। लैंड एग्जिस्टेड इन द फेयरली लार्ज यूनिट्स कल्टिवेटेड बाय पीजेंट्स, यानी जमीन को बड़ी बड़ी इकाइयों में बांटा गया था। स्टेट ओनर्स कलेक्टेड टैक्सेस ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट ड्यूरिंग द ससानियन एज वेल एज इस्लामिक पीरियड। और जैसे कि ससानी साम्राज्य में और यहाँ तक कि इस्लामिक साम्राज्य के पीरियड के अंदर भी यहाँ पर बड़े बड़े जो जमींदार लोग होते थे वो जमीन और राज्य की तरफ से पैसा इकट्ठा करते थे टैक्स के रूप में। इन एरियाज दैट हैड मूव्ड फ्रॉम ए पेस्टल टू ए सेटल्ड एग्रीकल्चर सिस्टम, इस क्षेत्र के लोग जो हैं चरागाह से और एक व्यवस्थित खेती की प्रणाली की तरफ ढल चुके थे। लैंड वाज कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द विलेज, गांव के अंदर जो जमीन होती थी वो पूरे गांव की सामान्य संपत्ति होती थी। फाइनली बिग एस्टेट्स दैट वर अबंडन बाय देयर ओनर्स आफ्टर द इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट, इस्लामिक जीत हासिल होने के बाद बड़े बड़े जो यानी एस्टेट होते थे, जमीनों के भूखंड होते थे, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। और एक्वायर्ड बाय द स्टेट, और इस्लामिक जीत हासिल होने के बाद राज्य ने अपने कब्जे में ले लिया। हैंडेड ओवर मेनली टू द मुस्लिम एलाइट्स ऑफ द एम्पायर,
और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि जो मुस्लिम अभिजात वर्ग होता है उसके नियंत्रण में ये प्रॉपर्टी रहे, पर्टिकुलरली मेंबर ऑफ द कैलिफ फैमिली, खास तौर पर खलीफाओं के परिवार के अंदर विशेष तौर पर। द स्टेट हैड ओवरऑल कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड्स, राज्य का कुल मिलाकर के खेती की जमीन पर पूरी तरह से नियंत्रण था। ड्राइविंग द बल्क ऑफ इट्स इनकम फ्रॉम लैंड रिवेन्यू, इसका एक अधिकतर हिस्सा जो है भूमि राजस्व से आता था। वंस द कॉन्क्वेस्ट वर ओवर, एक बार जीत हासिल होने के बाद, द लैंड्स कन्क्योर्ड बाय द अरब्स दैट रिमेन इन द हैंड्स ऑफ द ओनर्स वर सब्जेक्ट टू ए टैक्स। यहाँ पर ये दिया गया है कि अरब लोगों ने जितने क्षेत्र को जीत लिया था तो उस क्षेत्र के अंदर जो भी दूसरे धर्म का व्यक्ति है या जो भी रहता है तो उसे खराज नामक कर देना होता था, विच वेरीड फ्रॉम हाफ टू ए फिफ्थ, जो कि लगभग उपज का आधे हिस्से से लेकर पांचवें हिस्से तक रहता था जितना भी उत्पादन होता है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द कल्टीवेशन। और ऐसा खेती की जो है परिस्थितियों पर डिपेंड करता था ऑन ऑन लैंड हेल्थ और कल्टीवेटेड बाय मुस्लिम, जो भी जमीन मुस्लिमों के द्वारा जोती जाती थी या खेती की जाती थी। द टैक्स लेविड वाज 1/10, तो उनसे केवल 1/10वां हिस्सा टैक्स लेते थे जिसका नाम था उस्र ऑफ द प्रोड्यूस, जो कि उपज का लगभग 1/10वां हिस्सा लेते थे। लेकिन जो गैर मुस्लिम होते थे उनसे जो टैक्स है या तो आधा लेते थे या फिर उसका 5वां हिस्सा लेते थे। वैन नॉन मुस्लिम स्टार्टेड टू कन्वर्ट टू इस्लाम टू पे लोअर टैक्सेस, क्योंकि कम टैक्स देने की वजह से बहुत से लोग जो थे वो मुस्लिम धर्म को अपनाने लग गए। दिस रिड्यूस्ड द इनकम ऑफ द स्टेट, इससे राज्य की जो इनकम थी वो कम हो गई। टू एड्रेस द शॉर्टफॉल, और इस तरह की कमी को पूरा करने के लिए द कैलिफ फर्स्ट डिस्करेज्ड कन्वर्जेंस एंड लेटर अडोप्टेड ए यूनिफॉर्म पॉलिसी टू ऑफ टैक्सेशन। तो उस समय जो है इस तरह की खलीफाओं ने इस चीज़ को समझ लिया था कि, और उन्होंने इस तरह का जो टैक्स कलेक्ट करने के अंदर जो भेदभाव है उसको लगभग समाप्त कर दिया और एक सभी के लिए एक समान टैक्स व्यवस्था या कर व्यवस्था लेके आए, यानी सबको समान रूप से टैक्स देना होता था। फ्रॉम द 10th सेंचुरी ऑनवर्ड, 10वीं शताब्दी से आगे, द स्टेट ऑथराइज्ड इट्स ऑफिशियल टू क्लेम देयर सैलरीज फ्रॉम एग्रीकल्चर रिवेन्यू फ्रॉम द टेरिटरीज कॉल्ड इक्ताज रिवेन्यू असाइनमेंट्स। और यहाँ पर यह बताया गया कि स्टेट ने बड़े बड़े अधिकारियों को के लिए ये दावा कर दिया था कि उन्हें अपनी सैलरी जो है खेती से जो राजस्व वो इकट्ठा करते हैं विभिन्न क्षेत्रों से, जिसको एकता के रूप में उन्हें मिलती है, वो उसके जरिए जुटाएंगे। एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी वेंट हैंड इन द हैंड विद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और जो कृषि की समृद्धता है वो राजनीतिक स्थिरता पर डिपेंड कर रही थी। इन मैनी एरियाज, कई क्षेत्रों के अंदर, स्पेशली इन द नाइल वैली, खास तौर पर नील की घाटी वाले क्षेत्र में। द स्टेट सपोर्टेड इरिगेटेड सिस्टम, राज्य ने सिंचाई प्रणाली को पूरी तरह से सपोर्ट किया। एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम्स एंड कैनल्स, और जो डैम्स वगैरह उस समय बनवाए गए और नहरें निकाली गई। डिगिंग ऑफ वेल, और कुएं खोदे गए। ऑफन इक्विप्ड विद वाटर व्हील और नोरिया, जिस पे नोरियां लगी होती थी, बाल्टियां लगी होती थी जिसके जरिए पानी निकालते थे। ऑफ ऑल विच वर क्रूशियल फॉर गुड हार्वेस्ट, जो कि बहुत अच्छी खेती के लिए जरूरी भी था। इस्लामिक लॉ गेव टैक्स कंसेशन टू द पीपल हु ब्रॉट लैंड अंडर कल्टीवेशन, नई नई जमीन को जोतने के लायक बनाने वाले लोगों को टैक्स में देने में छूट प्रदान की जाती थी इस्लामिक कानून के जरिए। थ्रो पीजेंट्स इनिशिएटिव्स एंड स्टेट स्पोर्ट्स, और इस तरह से किसानों को जो इनिशिएटिव मिलता था या उन्हें इस राज्य की तरफ से कोई सहायता मिलती थी, कल्टिवेबल लैंड एक्सपेंडेड, और उससे खेती के लायक ज़मीन बढ़ती चली गई। प्रोडक्टिविटी रोज, और उसकी उत्पादकता भी बढ़ गई। इवन इन द एब्सेंस ऑफ मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, हालांकि बहुत से बड़े तकनीकी बदलावों की अनुपस्थिति में भी, मैनी न्यू क्रॉप्स सच एज कॉटन, ऑरेंज, बनाना, वाटरमेलन, स्पिनाच एंड ब्रिंजल्स, जिसको बेरिंजन्स वर ग्रोन एंड इवन एक्सपोर्टेड टू यूरोप। और यहाँ पे बताया गया कि बगैर किसी तकनीकी बदलाव की कोई ऐसा तकनीकी बदलाव भी नहीं हुआ, इस तरह की ऐसा भी नहीं था कोई तकनीकी बदलाव वहाँ पे हुआ हो, फिर भी ये कपास की खेती करते थे, संतरे की खेती करते थे, केला उगाते थे, या फिर वाटरमेलन जो तरबूज जो है इसकी खेती करते थे, और पालक उगाते थे और बैंगन उगाते थे, और जो यूरोप को निर्यात भी करते थे, यानी उपज है वो अब बढ़ गई थी। यहाँ पे इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन और कॉमर्स का मीनिंग होता है बेटा, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, एग्रीकल्चर कृषि, अर्बनाइजेशन शहरीकरण, और कॉमर्स होता है वाणिज्य। तो यहाँ पे
grain harvesting the laborers lunch is being brought on a tray। यहाँ पर जो फसल काटने वाले जो श्रमिक हैं उनके लिए लंच जो कि एक ट्रे में रख करके लाया गया है। एंड अरबिक वर्जन ऑफ द स्यूडो गैलेंस बुक ऑफ एंटीडोट्स, जो कि एंटीडोट्स की बुक के अंदर स्यूडो गैलेंस के नामक जो बुक है उसके अंदर रखा हुआ है, उसके अंदर ये जगह दी गई है। ये 1199 की बात है बेटा। यहाँ तक बताओ बताओ कोई प्रॉब्लम है तो। अब आप फ्रैंक्स इन सीरिया, यहाँ देखिए ये टॉपिक जो आपका बीच में रह गया है, फ्रैंक्स इन सीरिया यानी सीरिया में फ्रैंक लोगों का किस तरह का प्रभाव रहा, वहाँ पे किस तरह की टैक्सेशन व्यवस्था लागू की, वहाँ के लोगों को किस तरह से रहना पड़ रहा था और इनकी नीतियाँ कैसी थी। द ट्रीटमेंट ऑफ सब्जुगेटेड द मुस्लिम पॉपुलेशन डिफरेंट अमंग द वेरियस फ्रैंकिश लॉर्ड्स। फ्रैंक शासकों के द्वारा मुस्लिम जनसंख्या को मतलब बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करने के लिए यानी अलग अलग तरीके से ट्रीट किया गया था। द ईयरलीस्ट ऑफ क्रूसेडर्स, जो शुरुआती जो धर्म शासक होते थे यानी धर्म के आधार पे जिनको बनाया गया था, वो सेटल डाउन इन सीरिया एंड पैलेस्टाइन, जो कि सीरिया और पैलेस्टाइन के अंदर व्यवस्थित रूप से रहने लगे। वर जनरली मोर टॉलरेंट ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन, वे सामान्य से ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या के प्रति सहनशील होते थे। देन दोज हु कैम लेटर, जो कि बाद में आए वो सहनशील इतने नहीं थे। इन हिज मेमोयर्स, उनकी इस तरह की यादगारों के अंदर, उस्मा इबन मुनकिद ए 12th सेंचुरी सीरियन मुस्लिम, जो कि 12वीं सदी के सीरियाई मुस्लिम थे और उसका नाम था ओसामा इब्न मुनकिद, जो कि हैज समथिंग इंटरेस्टिंग टू से अबाउट हिज न्यू नेबर्स। वह अपने नए पड़ोसियों के बारे में कुछ रुचिकर बात बताना चाहते हैं। अमोंग द फ्रैंक्स देयर आर सम हु हैव सेटल्ड डाउन इन दिस कंट्री। वह फ्रैंक्स के विषय में बताते हुए कहते हैं कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो देश के अंदर इस समय बस गए हैं और यहाँ पे खेती करते हैं। एंड एसोसिएटेड विद मुस्लिम्स, और मुस्लिमों से जुड़े रहते हैं यानी उनके साथ मिलके रहते हैं। एंड दीज आर बेटर देन द न्यू कमर्स, यह नए नए आगंतुक लोगों से ज़्यादा अच्छे हैं। बट दे आर एक्सेप्शन टू द रूल एंड नो इंटरफेरेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम देम। और यहाँ पे बताया गया है कि उन पे इनको कुछ छूट भी दी जाती है शासन के द्वारा और इन पे किसी भी तरह का दबाव भी नहीं डाला जाता है। हियर इज एन एग्जांपल, यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है। वंस आई सेंट ए मैन टू एंटियोक ऑन बिजनेस, जब मैंने बिजनेस के पर्पज से एक व्यक्ति को एंटियोक भेजा। एट द टाइम चीफ थियोडोर सोफियान्स एन ईस्टर्न Christian was there and he and I were friends and he was then all powerful in Antioch। यहाँ पे बताया गया है कि चीफ थियोडोर सोफियान्स जो है जो कि एक बहुत पहले ईसाई थे, उनके बारे में बता रखा है कि मैं और वो दोनों मिलकर दोस्त हुआ करते थे। एंड ही वाज देन ऑल पावरफुल इन एंटियोक, और एंटियोक में वो पूरी शक्तियों का स्वामी था। वन डे ही सेड टू माई मैन, उसने एक दिन मेरे आदमी से कहा, वन ऑफ माई फ्रैंकिश फ्रेंड हैज़ इन्वाइटेड मी, कि एक दिन यानी एक दिन ऐसा कहा गया, वन ऑफ माई फ्रैंकिश फ्रेंड हैज़ इन्वाइटेड मी, एक फ्रैंकिश दोस्त ने मुझे बुलाया। कम विद मी एंड सी हाउ दे लिव, मेरे साथ आइए और आप ये पता लगाएंगे कि वो कैसे रहते हैं। माई मैन टोल्ड मी, मेरे आदमी ने मुझे बताया। सो आई वेंट विद हिम, इसलिए मैं उनके साथ चला गया। एंड वी कैम टू द हाउस ऑफ वन ऑफ द ओल्ड नाइट्स, और उनमें से किसी वी कैम टू द हाउस ऑफ वन ऑफ द ओल्ड नाइट्स, और ओल्ड नाइट्स के नाम से जो घर था हम वहाँ पर रुके। दोज हु हैड कम विद द फर्स्ट फ्रैंकिश एक्सपीडिशन, जो कि सबसे पहले फ्रैंकिश अभियान के दौरान आकर के शायद वहाँ पे बसे थे, तो उनके घर में हम गए थे। ही हैड ऑलरेडी रिटायर्ड फ्रॉम स्टेट, वह सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके थे। एंड मिलिट्री सर्विस, और सेना की सेवा से भी सेवानिवृत्त हो चुके थे। एंड ए प्रॉपर्टी इन एंटियोक,
और उसके पास एंटियोक शहर के अंदर संपत्ति थी, फ्रॉम विच ही लिव्ड, जहाँ पर वह रहता था। ही प्रोड्यूस्ड ए फाइन टेबल, उसने एक बहुत ही सुंदर मेज लगाई, विद फूड बहुत टेस्टी एंड क्लीनली सर्व्ड, उसने बहुत अच्छे साफ सुथरे ढंग से बहुत ही स्वादिष्ट भोजन और साफ सफाई से उसने परोस दिया। ही सा दैट आई वॉज रिलक्टेंट टू ईट, उसने देखा कि मैं थोड़ा सा असमंजस में था खाने को लेकर के, एंड सेड ईट टू योर हार्ट्स कंटेंट, कि आप अपनी और उस व्यक्ति ने देखा कि ये व्यक्ति थोड़ा शर्मा रहा है, हिचकिचा रहा है, तो उसने कहा कि आप अपने मन पसंद की चीज़ खा सकते हैं। फॉर आई डू नॉट ईट फ्रैंकिश फूड, क्यों, अगर आपको फ्रैंकिश फूड नहीं खाना है तो आप बदल सकते हैं। आई हैव इजिप्टियन वुमेन कुक्स, और मैं अपने पास में एक मिस्र की औरत से खाना पकवाता हूँ, एंड ईट नथिंग बट व्हाट दे प्रिपेयर, मैं इनमें से कुछ नहीं खा सकता हूँ, एंड बट दे व्हाट दे प्रिपेयर, जो उन्होंने तैयार किया है उसमें से नहीं खा सकता हूँ। नो डज स्वाइन फ्लैश ईवर एंटर माई हाउस, और कभी भी इस तरह का कोई मांस वगैरह भी मेरे घर में नहीं आता है। सो आई एट बट विद सम cautions, मैं खाता ज़रूर हूँ, लेकिन मैं कुछ सावधानियों के साथ में खाता हूँ। एंड वी टुक आवर लीव, और हम वहाँ से चल दिए। लेटर आई वॉज वॉकिंग थ्रू द मार्केट, जब मैं एक मार्केट से होकर के गुजर रहा था, when सडनली फ्रैंकिश वुमैन कॉट होल्ड ऑफ मी, तो एक फ्रैंकिश वुमैन ने मेरा हाथ पकड़ लिया, एंड बिगेन जैबरिंग इन देयर लैंग्वेज, और अपनी भाषा में वो बुदबुदा रही थी, बोल रही थी। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं उसकी भाषा नहीं समझ पाया। व्हाट शी वाज सेइंग, वह क्या कह रही थी। ए क्राउड ऑफ फ्रैंक कलेक्टेड अगेंस्ट मी, तो तुरंत वहाँ पे फ्रैंक लोगों की भीड़ ने मुझे घेर लिया। एंड आई वाज श्योर दैट माई एंड हैड कम, और मैंने पक्का सोच लिया था कि अब ये शायद मुझे मार देंगे। देन सडनली दैट सेम नाइट अपीयर्ड एंड saw me and came up to that woman and asked her, और उसी रात्रि जो जो हम वहाँ पे रुके थे, मैंने उन लोगों को वहाँ देखा था, तो उस महिला ने वो वहाँ पर आ गई और उन्होंने मुझे बचाया। व्हाट डू यू वांट ऑफ दिस मुस्लिम, तुम मुस्लिम के विषय में क्या चाहते हो। सी रिप्लाइड, उसने कहा, ही किल्ड माई ब्रदर हुरसो, उसने मेरे भाई हुरसो को मार दिया है। दिस हुरसो वाज ए नाइट ऑफ एफामिया, ये अफामिया का ये हुरसो जो था, अफामिया का एक नाइट नाम का एक युद्ध युद्ध घुड़सवार होता था, जो कि बड़े जमींदारों की तरह से टैक्स व्यवस्था को संभालते थे। वो हैड बीन किल्ड बाय समवन, वह किसी व्यक्ति के द्वारा मार दिया गया था, फ्रॉम द आर्मी ऑफ हमा, और हमाम की जो सेना है उसके अंदर उसे किसी ने मार दिया था। देन द नाइट शाउटेड एट हर, और उसके बाद जो नाइट है वो उस पर चिल्लाया, एंड सेड दिस मैन इज ए बुर्जासी, ये बुर्जुआ है, यानी एक मजदूर वर्ग से बिलोंग करता है, बुर्जुआ वर्ग से है। दैट इज ए मर्चेंट, है व्यापारी का काम भी करता है। एंड इट इज डज नॉट फाइट और गो टू वार, ये कभी लड़ता नहीं है, ना ये युद्ध लड़ने के लिए कभी गया, कहीं पे गया। एंड ही शाउटेड एट द क्राउड, और वह भीड़ पे चिल्लाता है। एंड दे डिस्पर्स्ड, और फिर वो वहां से चले जाते हैं सभी लोग। देन ही टुक माई हैंड, तब उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया, वेंट अवे, और वहां से चल दिए। सो द इफेक्ट ऑफ दैट मील दैट आई हैड वाज टू सेव मी फ्रॉम डेथ, और इस तरह का जो भोजन मैंने वहां पे किया था उसका ये प्रभाव था कि मैं अपनी मौत से मतलब बच गया था। ये किताब अल इतिबार नाम की जो पुस्तक है उसके अंदर इस तरह की विवरण डाला गया है। फ्रैंक इन सीरिया, सीरिया में फ्रैंक लोगों का किस तरह का प्रभाव है। यहाँ पे इनका एक भवन बना हुआ है जो कि एक बहुत ऊंचे क्षेत्र पर है, आप देख सकते हैं पहाड़ों पर बना हुआ है, और इसके अंदर हमने एग्रीकल्चर का सिस्टम इनका पढ़ लिया है। ठीक है बेटा, अब यहाँ तक बताओ बेटा, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो यहाँ तक बताइएगा। और बच्चे क्यों नहीं आते हैं आपकी क्लास में। ये बॉयज, एक योगेश नाम का बच्चा है, जतिन है, वो बच्चे नहीं आते हैं कभी। एक राजीव है।
हाँ बेटा, कुछ पूछना है आपको? मधु, पूछोगे बेटा? नो। अब आप इस पैराग्राफ को देखिएगा। अब यहाँ तक ही पढ़ाएं या आगे चलें, बताओ बेटा? यहाँ तक बहुत है। तो आप ऐसा कीजिए, यहाँ तक के टॉपिक सब अपना पढ़ लीजिए, ठीक है? ठीक है, अब आप लीव कर सकते हैं क्लास।